जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। गोरखपुर विश्वविद्यालय के और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी लोगों को स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के, पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया और पेपर कोड है POL 201। इसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर 2025 को होने वाला है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। तो अभी ये मैं केवल एक ही क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। 2022-23 सत्र का एक क्वेश्चन पेपर मैं और आपको देने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। बीए थर्ड सेमेस्टर है आपका, पॉलिटिकल साइंस, पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पेपर कोड है POL 201। 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलें, आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये पेपर जो रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। 1.5 घंटे का समय दिया जाता है आपको OMR पे गोला करने के लिए, और एक प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, यानी 1.5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट तक सारे क्वेश्चंस देख करके जाएंगे, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है कि आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही लाभदायक होते हैं आप लोगों के लिए। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में लोकतंत्रीकरण, ठीक है, भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? तो 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, इसमें मैंने इसके साथ साथ कुछ की पॉइंट भी रखे हैं जिससे आपका डाउट क्लियर होगा और आपका पेपर की जो तैयारी है, ठीक है, वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो पाएगी, ठीक है। देखें, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने के साथ हुई थी, ठीक है। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप अप्रत्यक्ष है, ठीक है। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है पूछा जाता है तो अप्रत्यक्ष है, ठीक है, यानी प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। इसमें जो नागरिक होते हैं वो चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। देखें, सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है यूट्यूब पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, तो बीए सेमेस्टर वाला करता है। ये आपका अपना ही चैनल है दोस्तों। इसी तरह से मैं आपके लिए 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा। आप लोगों के लिए मैंने क्लासेस भी करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके सारे क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मैंने कराया है, तो सारे क्लासेस आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये शुरू की गई थी 1951 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब देखें, आपके एग्जाम में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इससे कम से कम एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, 100%। चले, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से आप लोग जो इसका उत्तर है आप अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। देखें, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के दौरान शुरू की गई थी, ठीक है। ये ऐसे पूछा जाता है जैसे आपके ऑप्शन में केवल 1951 था ना, तो इस तरह से पूछेगा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई, ठीक है। तो 1951 से 1956 के दौरान चलाई गई थी, ठीक है। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था, ठीक है। इसके बाद भारत में कई और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है, हो सकता है दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे, तीसरी भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। तो हमारी तैयारी बेहतर रहेगी, ठीक है। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, रोजगार के अवसर बढ़ाना, औद्योगिकीकरण और आर्थिक समानताओं को कम करना जैसे लक्ष्य तय किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। देखें, और इसमें जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, अच्छा, ये योजना अप्रैल 1961 में शुरू की गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। हालांकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका डेट और जो ईयर है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है। देखें, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, इसकी विफलता के बाद सरकार ने 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश घोषित किया था, ठीक है।
इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। आपके एग्जाम में पूछता है सरकार ने योजना अवकाश को कब घोषित किया था? 1966 में, ठीक है। या फिर ऐसे दोनों पूछ सकता है 1900, ठीक है, 1966 से लेकर के 1969 तक, इस तरह से ऑप्शन में दे सकता है दोनों। तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखें, जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था, ठीक है। और 1978 से लेकर के 1980 के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछेगा तो 1992 से लेकर के 1997 के लिए तैयार की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसके बारे में भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 2002 से लेकर के 2007 के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी आपकी, ठीक है। अच्छा, योजना आयोग के भंग होने के बाद अर्थव्यवस्था के लिए कोई औपचारिक योजनाएं नहीं बनाई जाती, ठीक है, लेकिन पंचवर्षीय जो रक्षा है इसकी योजनाएं बनती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चलें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइम है तो दिन में भी क्लासेस कराना पड़ता है, नहीं तो फिर आपके रात में ही क्लासेस चलती हैं। देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखें, पंचशील सिद्धांत संबंधित है कृषि से संबंधित है, या फिर उद्योग से, विदेशी नीति से संबंधित है, या फिर रक्षा नीति से, डिफेंस पॉलिसी से संबंधित है। तो जो आपका पंचशील सिद्धांत है ये आपका विदेश नीति से संबंधित है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब पंचशील सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दोनों को पढ़ करके जाना है, ठीक है। चलिए, अब आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ, पंचशील सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। इसमें से थोड़ा याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए, पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच हुए समझौते से जुड़ा है, ठीक है। किससे जुड़ा है? भारत और चीन के बीच हुए समझौते से पंचशील सिद्धांत जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, देखें, इस समझौते को सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। पंचशील सिद्धांत के बारे में जो कुछ ज़रूरी बातें हैं आप लोगों को जान लेनी चाहिए। देखें, पंचशील सिद्धांतों को सबसे पहले साल 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौते के दौरान संहिताबद्ध किया गया था, ठीक है। अच्छा, इस समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर कौन थे? झोउ एनालाई ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं सर जी पॉइंट बता दीजिए क्या पढ़ करके जाएं। पंचवर्षीय योजना और पंचशील ये अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 आपका फॉरेन पॉलिसी है। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? देखें, राजनीति प्रक्रिया संबंधित है, पॉलिटिकल प्रोसेस इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित है, आपका राजनीतिक दल से भी संबंधित है, पॉलिटिकल पार्टी से भी, और आपका हित समूह से भी संबंधित है। तो इनमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल व्यवस्था जो संविधान में निहित है से संबंधित है? तो यह आपातकाल जो अनुच्छेद 356 है ये आपातकाल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी आपातकाल 356 कब लगाया जाता है? ये राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 352 होता है, ठीक है, ये युद्ध के समय में, बाहरी आक्रमण के समय में, या फिर जब देश में सैनिक विद्रोह हो जाते हैं तो अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। और एक होता है अनुच्छेद 360, ठीक है। तो जब देश में अर्थव्यवस्था अगर अस्थिर हो जाती है तो आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा है, भारत में कितने राज्य हैं? ये ठीक है, सामान्य क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका राइट है, 28 राज्य हैं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, गठबंधन राजनीति है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 4 प्रकार? तो जो गठबंधन राजनीति है दोस्तों ये 3 प्रकार की भी हो सकती है, 2 प्रकार की भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आपके मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ इसके माध्यम से, ठीक है। देखें, यहाँ पर देखेंगे, देखें, गठबंधन राजनीति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पूछा है ना आपका कि जो गठबंधन राजनीति है वो कितने प्रकार की होती है। ये डायरेक्ट प्रकार नहीं पूछा है, केवल लिखा है कि गठबंधन राजनीति है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो मेरे हिसाब से 3 प्रकार की है। पहला है आपका औपचारिक गठबंधन होता है, ठीक है। और जो दूसरा गठबंधन है आपका
अनौपचारिक गठबंधन होता है। तीसरा जो आपका गठबंधन है वो अल्पसंख्यक गठबंधन होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके गठबंधन होते हैं। चाहे तो आप इसे अच्छे से क्लास को रोक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके गठबंधन जो राजनीति है इसके आपके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। काफ़ी एक्सप्लेन करके बताइएगा ताकि और भी बच्चों को समझ में आए। मैं आपके कमेंट बॉक्स को कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलें, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, देखें, जो भी आपको जानकारी दी जाएगी बी ए सेमेस्टर वाला पे वो 100% सिक्योर दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि व्यूज़ और लाइक के चक्कर में मैं आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बताते चला जाऊं, मेरा काम ख़त्म हो गया, आपका काम ख़त्म हो गया देख करके, ऐसा नहीं है। जो भी मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग हमारे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, अर्धसंघी का लाभ है। अर्धसंघी का लाभ क्या होता है? तो राष्ट्रीय एकीकरण होता है, राष्ट्रीय एकता होती है और सहयोग एवं समन्वय भी होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। अर्धसंघी क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अर्धसंघी पता रहेगा तो आप बाकी चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखें, अर्धसंघी व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है। इस व्यवस्था के कई फायदे हैं जिनमें शामिल हैं राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है। इसमें अर्धसंघी व्यवस्था देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने में मदद करती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है, ठीक है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय एकता। यह व्यवस्था देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इसमें सहयोग एवं समन्वय। ये केंद्र और जो राज्य हैं, ठीक है, ये सरकारें मिलकर विभिन्न मुद्दों पर काम करती हैं जिससे सहयोग और समन्वय बढ़ता है, ठीक है। चले, इन सारे पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दल प्रणाली आवश्यक है, ठीक है। पार्टी सिस्टम, ठीक है, पार्टी सिस्टम आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक होता है? तो यह डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक होता है, लोकतंत्र के लिए दल प्रणाली आवश्यक है, ठीक है। देखिए, मोनार्की के लिए और इसमें जो डिक्टेटरशिप है इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कुलीन तंत्र के लिए भी बिल्कुल आपका नहीं होगा, ठीक है। लोकतंत्र के लिए होता है, डेमोक्रेसी के लिए होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा है। चले, प्रश्न नंबर आपका 10 है, देखिए ध्यान से। भारत में कौन सा राजनीतिक दल है? भारत में आपका देखें बहुदलीय व्यवस्था है आपका भारत में, ठीक है। भारत में कौन सा राजनीतिक दल है? बहुदलीय व्यवस्था है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी मैं आपको, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया कि आप लोग इस नंबर पर, ठीक है, 7607574584 इसी नंबर पर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करना है ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं और जो आने वाले आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको मैं ये क्वेश्चन पेपर अगले साल प्रोवाइड करा सकूं। जैसे आप लोग 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा क्योंकि आप लोगों के सीनियर ने सेंड किया है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनको अच्छे से दिखा सकूँ। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लोकमत का निर्माण करना क्या ये राजनीतिक दल का कार्य है या फिर नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण भी है आपका, ठीक है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक और सत्ताधारी दल के रूप में एवं विरोधी के रूप में कार्य करना, यह भी राइट है। यानी देखें, जनता में धार्मिक भावना को विकसित करना ये आपका, ठीक है, राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 12th है, 12 नंबर। स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है ये किस शासन से संबंधित होता है? यह आपका लोकतंत्र से संबंधित होता है, डेमोक्रेसी से, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब स्थानीय स्वशासन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। देखें, स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़ी शासन व्यवस्था है। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना, ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के जरिए
तय किया गया था। इस संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसी दो नई शासन की जो संरचनाएं हैं वो बनाई गई थी। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखें, बलवंत राय मेहता समिति, देखें बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष रखा? तो ये अपनी जो रिपोर्ट है 1957 में अपनी रिपोर्ट जो बलवंत राय मेहता समिति है इन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब बलवंत राय मेहता समिति क्या है सर, चले देख लेते हैं, वहीं से आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखें ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में पेश की थी। इस समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया था। समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका? चले, इतना क्लियर हो गया। इसमें नेक्स्ट कुछ मैंने जोड़ा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अच्छे हैं। देखें, बलवंत राय मेहता समिति से जुड़े कुछ और खास बातें हैं, जैसे इस समिति का जो गठन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है, पूछता है ना आपके एग्जाम में कि बलवंत राय समिति का गठन क्यों किया गया था, किसकी जाँच के लिए किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इनकी जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और की पॉइंट है, जैसे इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए थे। ठीक है, पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या चीज़ सुझाव दिए थे, तो ध्यान रखेंगे ये पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इसको मजबूत करने के लिए सुझाव दिए थे। अच्छा, इस समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। इसमें अगला पॉइंट है, इस समिति ने यानी बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे नोट्स आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप इस क्वेश्चन पेपर को 2 बार एनालिसिस देख लेंगे। ठीक है, चले, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण दिया गया, महिलाओं को है यहाँ पर। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33%। सी ऑप्शन आपका राइट है, लेकिन बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिका से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से। ठीक है, चले देखते हैं, अगर मेंशन होगा देख लेंगे, बिल्कुल मेंशन है। चले अच्छे से इसे रीड कर लेंगे। 1 जून 1993 से प्रभावी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भाग 9 नगरपालिकाओं का सूत्रपात किया, जो नगरपालिकाओं के मामलों से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपका इसमें क्या है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाता? तो जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ते हैं, बाकी लॉबिंग करते हैं, सम्मेलन भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखें, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दबाव समूहों को हित समूह या निहित समूह भी कहा जाता है। ये समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं और चुनाव में भाग नहीं लेते। इनका मकसद क्या होता है? सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों को बढ़ाना होता है। जैसे मान लीजिए अलग अलग पार्टी है, दोनों पार्टी के अलग अलग दबाव समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपने पार्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, चुनाव करते हैं और अंधेरे में पैसा बांट देते हैं। ठीक है, चले देखें, दबाव समूह कानूनी और वैध तरीकों से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इन तरीकों में लॉबिंग, पत्राचार, प्रचार, याचिका, सार्वजनिक बहस, ठीक है, और विधायकों के साथ संपर्क बनाए ठीक है, विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखना शामिल होता है। चले, बहुत ही डेंजर आदमी है ये सब। चले नेक्स्ट देखेंगे, आपका क्या है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, पूछा गया है,
आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? आमंड के दबाव समूह में, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गैर समुदायात्मक समूह आपका सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का, ठीक है। इनके बारे में भी मेंशन होगा, थोड़ा सा देख लेंगे, मेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ दबाव समूह में कुछ छूट गया है, देखें। दबाव समूह के नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखें, व्यावसायिक समूह में जैसे है आपका फिक्की है और एसोचैम है, ठीक है। अच्छा, जैसे ट्रेड यूनियन में कौन कौन है? ट्रेड यूनियन में आपके एटक है, इंटक है और भारतीय मजदूर संघ है, ये सभी दबाव समूह है, ठीक है। पेशेवर समूह में जैसे हैं आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और कृषि समूह में दबाव समूह कौन कौन से हैं? अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन, ये कृषि समूह के दबाव समूह हैं। छात्र संगठन में कौन है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, ये सभी दबाव समूह हैं। मैं दबाव समूहों के नाम बता रहा हूँ, ये सभी अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, ठीक है। धार्मिक समूहों में भी आपके दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है और जमात इस्लामी है, ठीक है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ANITUC किस तरह का दबाव समूह है? तो यह आपका संस्थात्मक दबाव समूह है, ठीक है। इसको मैंने अभी पढ़ाया है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, इसलिए जो यहाँ पर मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, इनको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिए, ठीक है। बहुत ही लाभदायक है आपके लिए, ध्यान रखिए। चले, प्रश्न नंबर 20 आपका कब पूछा गया है? देखें, चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको कहा जाता है, तो उसको सोफोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, सेफोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, सेफोलॉजी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। अब मार्फोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है? चलिए इन तीनों के बारे में एकदम गहन तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। देखें, चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले विषय को सेफोलॉजी कहते हैं। इसमें चुनावों से जुड़े सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मतदान व्यवहार, विभिन्न चुनावी प्रणालियाँ, चुनावों के परिणामों का विश्लेषण और चुनावी अभियानों का अध्ययन, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके मॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है? मॉर्फोलॉजी आपका शब्दों के रूपों का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी क्या है? तो मानव मन यानी ह्यूमन का जो मन है, ठीक है, और जो व्यवहार है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी, ये तो आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से ही, साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो जो सोशियोलॉजी है, मानव समाजों, उनके अंतः क्रियाओं और उनके द्वारा बनाए गए संस्थानों का अध्ययन करता है, ठीक है, सोशियोलॉजी। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, देखें। मतदान व्यवहार का निर्धारण करने वाला तत्व है, मतदान व्यवहार का, ठीक है, निर्धारण करने वाला तत्व कौन सा है? वर्ग होता है, क्लास, धर्म होता है आपकी, ठीक है, रिलीजन, और जाति है यानी कास्ट है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, देखें। प्रश्न नंबर आपका 22 है। 22 नंबर, भारत में अनुसूचित जनजातियां हैं, कितनी हैं? तो 700 से भी अधिक हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, वर्ण व्यवस्था बांटा गया है, वर्ण व्यवस्था आपका 4 भागों में बांटा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 4 वर्ण व्यवस्था होता है, कौन कौन से हैं चलिए आपको बता देते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। देखें, यहाँ पर आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखें, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। कैसे? इन वर्णों को उनके काम के आधार पर बांटा गया है। जैसे जो ब्राह्मण हैं वो शिक्षाविद हैं, ठीक है। जो क्षत्रिय हैं ये क्या है? सुरक्षाकर्मी हैं, लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं। जो वैश्य हैं ये क्या है? वाणिज्य में काम करते हैं, ठीक है। और जो शूद्र हैं ये कौन? उद्योग और कला में काम करते हैं, ठीक है। चलें, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, वर्ण व्यवस्था हो गया। प्रश्न नंबर 24 है आपका, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं? देखें, इनसे संबंधित प्रावधान है, सुरक्षात्मक प्रावधान है, विकासात्मक प्रावधान है और सकारात्मक प्रावधान भी है, ये सभी प्रावधान है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार व्यवस्था निहित है?
ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 326 में, ठीक है, अनुच्छेद 326 में आपका वयस्क मताधिकार व्यवस्था संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। देखते हैं मेंशन है कि नहीं, मेंशन होगा तो देख लेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर अनुसूचित जातियों वाला जो है इसको मेंशन किया गया है, इसमें अगला मेंशन है कि नहीं, नहीं। चलिए इसको देख लीजिएगा। देखिए, अनुसूचित जनजातियों से जुड़े कुछ और प्रावधान है, जैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा के भी प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक सुरक्षा के प्रावधान है, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षा के प्रावधान है और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक सुविधा के भी प्रावधान है, यानी शिक्षा के लिए, ठीक है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है। देखें, भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 से 329 से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है। देखें, 61वां संविधान संशोधन संबंधित है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह भारत में 18 वर्ष की अवस्था में मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 61वां संविधान संशोधन के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखें, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन मतदान की आयु को घटाकर 18 साल करने से जुड़ा है, ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। आगे बताइए, ठीक है, आगे देखिए। इस संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान, ठीक है, जो 61वां संशोधन है, तो इसमें 1988 के नाम से भी इसको जाना जाता है। 61वें संविधान संशोधन को, ठीक है, 1988 के नाम से भी जाना जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है, ठीक है। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि जो 61वां संविधान संशोधन है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 326 में किया गया है, ठीक है, क्लियर। आगे देखें। देखिए, लोकसभा ने इस बिल को 15 दिसंबर 1988 को पारित किया था। 61वें संविधान संशोधन को पारित कब किया गया था पूछेगा, तो 15 दिसंबर 1988 को, ठीक है। किसने पास किया था? लोकसभा ने, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। चलें, ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें अगला है, देखें, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, कब घोषित किया गया था? तो 1976 में, ठीक है। 1976 में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। अब इसमें भी कुछ मेंशन होगा, ध्यान से पढ़ लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। देखें, पूछा गया है भारत को 1976 में, ठीक है, हुए संविधान संशोधन 42वें के जरिए धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। भारत को 1976 में हुए संविधान के 42वें संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। कब? 1976 में, क्लियर। देखें, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने के बाद भारत को स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में SR बोम्बई बनाम भारत संघ के मामले में फैसला दिया था कि भारत गणराज्य के गठन के बाद से ही धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है। अच्छा, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। देखें, आगे आपका मेंशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार है हमारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में मेंशन है, वहीं से पढ़ के हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखें, ध्यान से देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इस अधिकार के तहत, यानी मौलिक अधिकार जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, सभी नागरिकों को धर्म चुनने
मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की आज़ादी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, महात्मा गांधी ने जोर दिया धर्म आधारित राजनीति पर या फिर राजनीति बिना धर्म के इन्होंने जोर दिया इस पर, या फिर राजनीति और धर्म का पृथक्करण इन्होंने किया, या फिर कोई नहीं। तो यही दोनों में से कोई एक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल है। डाउटफुल क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखें, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि, क्या कहा है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है कि धर्म के बिना राजनीति का विचार करना काफ़ी अकल्पनीय है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो राजनीति है वो धर्म के बिना विचार करना भी अकल्पनीय है, यानी इसको सोचना भी बुरा है। ठीक है, यानी धर्म और राजनीति अकल्पनीय नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, उन्होंने आगे क्या लिखा था, उन्होंने लिखा है कि मैं धर्म के बिना राजनीति को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, राजनीति धर्म का सेवक है। धर्म के बिना एक राजनीति कयामत की ओर जाती है क्योंकि यह किसी की आत्मा को मारता है। ठीक है, इन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में। फिर इन्होंने इनके बारे में कुछ है, इन्होंने फिर यहाँ पर कुछ कहा है। देखें, महात्मा गांधी का मानना था कि जो राजनीति है और धर्म है एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, हालांकि लेकिन उन्होंने धर्म आधारित राजनीति का समर्थन नहीं किया। देखें, इतना कहने के बाद उन्होंने धर्म आधारित राजनीति का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसे धर्म की वकालत की जो नैतिक मूल्यों और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। ठीक है, यानी इसके हिसाब से आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, राजनीति बिना धर्म के, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। धर्म आधारित राजनीति भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, या फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 का, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया कीजिए सर जी ऐसे है। ठीक है, मैं आपके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसका आंसर अच्छे से पा जाएं। ठीक है, अच्छा चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धर्मनिरपेक्षता संबंधित है। ठीक है, सेकुलरिज्म किससे संबंधित है, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से या फिर ईसाई से। तो आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो सभी से संबंधित होता है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में ही एरर है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही थोड़ी गड़बड़ी है। क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अभी आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके जो ऑप्शन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले आप ये जान लीजिए धर्मनिरपेक्षता होता क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा होना नहीं है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है और सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख लेंगे आगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी अलग अलग धर्म है। धर्मनिरपेक्षता इनमें से किसी एक से भी सीधे संबंधित नहीं है। ठीक है, अच्छा धर्मनिरपेक्षता क्या है, देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देना। ठीक है, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन में ही एरर है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सामाजिक न्याय का आधार है। तो अवसर की समानता और परिणामों की समानता ये दोनों सामाजिक न्याय के आधार होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि महिला अधिकार ही मानव अधिकार है। महिला अधिकार ही मानव अधिकार है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत डाउटफुल है, क्यों है, क्योंकि इसको मैंने इंटरनेट से खोजा है, बुक में ये नहीं मिला। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नृजातीय संघर्ष का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, धर्म है और भाषा है, ये दोनों है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, भारतीय संविधान में नृजातीय समूह के लिए प्रावधान है। 2 प्रावधान है, 3 प्रावधान है, 4 है या फिर 5 प्रकार के। तो इसमें भी थोड़ा डाउटफुल है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है,
देखिए, भारतीय संविधान में निर्याती समूह के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान है। बुक में ये आंसर मिल नहीं रहा था, ठीक है। देखें, संविधान के अनुच्छेद 30 फर्स्ट के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को किसी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार है, ठीक है। चले, इसमें नेक्स्ट आपका सरकार को हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। अब कुछ निर्याती समूहों के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। निर्याती समूह क्या हैं? तो निर्याती समूह वे होते हैं जिनकी विशेषताएं संस्कृति, नस्ल, धर्म, रीति रिवाज जैसे कई कारकों पर आधारित होती हैं। देखें, निर्जातीयता सांस्कृतिक कारकों को संदर्भित करती है, जैसे कि राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय संस्कृति, वंश और भाषा। निर्जातीयता जो है एक ऐसी समूह की रचनात्मक प्रक्रिया को चिन्हित करती है जो खुद को समाज में हाशिए पर मानता है, ठीक है। चलें, अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इसमें आपके 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ राइट आंसर आपका 3 है, ठीक है। चलें, यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे प्रश्न नंबर 36 को लेकर के, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलें, प्रश्न नंबर 37 क्या है? देखें, भाषावाद का कारण है। भाषावाद का कारण क्या है? तो सामाजिक है, सोशल है, मनोवैज्ञानिक है यानी साइकोलॉजिकल है, ऐतिहासिक है यानी हिस्टोरिकल है। ये सभी आपके भाषावाद के कारण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्षेत्रवाद का कारण है। क्षेत्रवाद का कारण क्या है? ऐतिहासिक एवं राजनीतिक सांस्कृतिक विविधताएं, प्रकृति प्रदत्त भिन्नता एवं असमानता, ये सभी क्या हैं? आपके क्षेत्रवाद के कारण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? सांप्रदायिकता के कारण हैं। सांप्रदायिकता के देखिए कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से 5 कारण मुख्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सांप्रदायिकता के कारण कौन कौन से हैं? देखें, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सांस्कृतिक कारण भी है और मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में दिखाई देता हूँ, ठीक है। चले, देखें, सांप्रदायिकता के कारणों की संख्या निश्चित रूप से विकल्पों में बताना कठिन है, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करती है। सांप्रदायिकता के सामान्य कारणों में निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है। देखें, धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक स्वार्थ, अज्ञानता और अशिक्षा, ऐतिहासिक विवाद और पूर्वाग्रह, आर्थिक असमानता, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक कारण, सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है। चले, 5 प्रकार के सांप्रदायिकता के कारण हो सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भ्रष्टाचार का कारण है। भ्रष्टाचार का कारण क्या है? तो निम्न कोटि का साहित्य है, निम्न शिक्षा का स्तर है और राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? देखें, किस राज्य में, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं, और अच्छे से सुनिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। किस राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये राजस्थान में की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। 9 दिन बाद यह आपका मध्य प्रदेश में भी लागू की गई थी। कैसे सर जी? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गांव में इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने भी 11 अक्टूबर 1959 को इसे लागू किया था। धीरे धीरे यह व्यवस्था पूरे भारत में स्थापित हो गई, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये इसके साथ, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है, इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी देखें, जो राजस्थान है और जो आपका, ठीक है, जो राजस्थान है और जो आपका आंध्र प्रदेश है, इन दोनों में सिर्फ अंतर 9 दिन का है।
और दोनों जगह आपके पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 9 दिन के अंदर। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू की गई थी और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। ठीक है, चलें इसे अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, नीति आयोग की स्थापना हुई, आप सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये ऑप्शन राइट है। नीति आयोग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, देखें, भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की। नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान रखिएगा, पहली बैठक कब हुई थी? 8 फरवरी 2015 किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, उस दौरान वित्त मंत्री ने नीति आयोग के निर्माण की आवश्यकता पर निम्नलिखित टिप्पणी की। ठीक है, क्या 65 वर्षीय योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन गया था? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। ठीक है, चले इसे छोड़ देते हैं, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 43 है। देखें, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसने कहा कि भारतीय संघवाद अर्धसंघवाद है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया है केसी बियर के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, प्रोफेसर केसी बियर ने कहा था कि भारतीय जो संविधान है ये एक अर्धसंघी है। अर्धसंघी शब्द का मतलब है कि भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक दोनों तरह की सुविधा देता है। डाउट क्लियर आपके हो गए। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? ठीक है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो इसमें कुल 29 विषय सम्मिलित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें कुछ की पॉइंट मैंने ऐड किया है, ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जाएगा यहाँ से। देखें, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, जिसमें इनमें से कुछ को इंक्लूड किया मैंने, जैसे ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, पंचायत की शक्तियाँ, पेयजल, सड़कें, शिक्षा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखें, बाकी है आपका तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, संस्कृति गतिविधियाँ। ठीक है, 11वीं अनुसूची को साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। इसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है 11वीं अनुसूची को। ठीक है, इस अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। 73वें संशोधन अधिनियम के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत समिति का क्षेत्र है। पंचायत समिति का क्षेत्र गांव होता है, नगर होता है, जिला होता है या फिर ब्लॉक होता है? पंचायत समिति का जो क्षेत्र है वो ब्लॉक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसमें कुछ की पॉइंट है, देख लेंगे और वहीं से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। देखें, चलें पूछा गया, देखें दिया गया, पंचायत समिति एक स्थानीय स्वशासन का एक अंग है जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है। यह कई गांवों को मिलाकर बना होता है। ठीक है, पंचायत समिति क्या है? एक स्थानीय स्वशासन का अंग होता है जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है। ठीक है, और इसमें कई गांवों को मिलाकर के ये बना होता है। ठीक है, और इसमें जैसे गांव, नगर और जिला क्या है, तो गांव आपका गांव पंचायत समिति से छोटा इकाई है। नगर नगर पालिका के अंतर्गत आता है जो पंचायत समिति से अलग होता है। जिला तो जिला पंचायत समिति से बड़ा इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो S.E. फाइनर के द्वारा दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अच्छा इनके बारे में कुछ, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका उनका नाम मेंशन है। देखें, प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार, ठीक है, सैमुअल एडवर्ड फिनर ने दबाव समूह को
अनाम साम्राज्य कहा था, वे एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीति विज्ञान के इतिहासकार थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ के आपके डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, चले यहाँ पे इनका नाम दूसरे तरीके से दिया गया है, कोई बात नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 47 है, जनजाति स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। जनजाति स्वायत्त परिषद, इसका गठन कब किया गया? 6वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक है, जनजाति स्वायत्त परिषद का जो गठन है वो किया गया 6वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते, मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है। देखें, जनजाति स्वायत्त परिषद, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका गठन भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत किया गया था। इन परिषदों का मकसद क्या है? आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करना और आदिवासी समुदाय को स्वशासन देना। इन परिषदों का गठन इन राज्यों में किया गया है। कौन कौन? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 6ठी अनुसूची के तहत, ठीक है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये किस किस राज्यों में आपका, ठीक है, स्वशासन दिया गया है? तो असम में दिया गया है, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया, किस वर्ष में केंद्रीय संसद ने, ठीक है, क्या करा? केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों, ठीक है, किस वर्ष में केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून लागू किया? तो 1991 में लागू किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमेशा झगड़ा होता रहता है। ठीक है, देखें, धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 18 सितंबर 1991 को पूजा स्थल अधिनियम पारित किया था। इसे प्लेजेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजन एक्ट भी कहा जाता है। इसे आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, चलें देखिए, इस कानून का मकसद देश के धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना और उन पर होने वाले धर्मांतरण को रोकना था। यह कानून सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। ठीक है, चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, देखें, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार निहित है किसमें? तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आपके निहित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं मेंशन है कि नहीं। बिल्कुल मेंशन है। देखें, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार निहित है। ये अधिकार समाज के सभी वर्गों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने और शिक्षा पाने का अधिकार देते हैं। इन अधिकारों का मकसद देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलें अंतिम और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे, ताकि आने वाले जो आपसे जूनियर बच्चे हैं उनको मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूं। जैसे आप लोगों के सीनियर ने क्वेश्चन पेपर भेजा है, उसी तरह मैं आपको 4th सेमेस्टर में भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलें घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू किया गया था। तो देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम, ये 2 तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू कब किया गया था और घरेलू हिंसा अधिनियम को पारित कब किया गया था, क्योंकि पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है, लागू कब किया गया था? 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में कुछ मेंशन है, देख लीजिएगा, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। देखें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था और 26 अक्टूबर 2006 से देश भर में लागू किया गया था। देखिए, पारित होना अलग डेट होता है और लागू होना एक अलग डेट होता है। ठीक है, पारित हुआ था घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में और लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे मेंशन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्द मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।